हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास अर्थात पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 8 तक पढ़ लिए थे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 9 या इकाई 5 जियोमेट्री। तो जिसमें ज्यामिति से संबंधित यहाँ पर कुछ इतिहास दिया गया है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो जब से मनुष्य ने अपने आसपास की आकृतियों में विभेद करना प्रारंभ किया, तभी से रेखा गणित का उद्भव हुआ। तो यहाँ ज्यामिति का इतिहास दिया गया है। तो रेखा गणित का उद्भव कब हुआ? जब मनुष्य ने अपने आसपास की आकृतियों में विभेद करना प्रारंभ किया, तभी से रेखा गणित का उद्भव हुआ। तभी से बहुत सी वस्तुओं का नामकरण उनकी रेखागणित आकृतियों से बनी पहचान पर आधारित थी। मनुष्य ने इस विविध आकृतियों को समझने व अलग अलग ढंग से चित्रित करने के प्रयास में विभिन्न प्रकार के रेखा व आकृतियों का रचना प्रारंभ किया। तो इस प्रक्रिया में उन्होंने स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया। तो आकृतियों की रचना कोण की समझ से विकसित की। तो आकृतियों की रचना किससे विकसित की? कोण से। भारत में ज्यामिति का उपयोग प्रमुख रूप से स्मारकों को बनाने अर्थात भवन बनाने को किए थे व नक्षत्रों की स्थिति का पता करने व उसका पूर्वानुमान आदि के लिए होता था। तो इसके लिए कई सूत्र हुए। शुरुआती ज्यामिति अनुभवों व उदाहरणों से नियमों को प्राप्त करने के प्रयास पर आधारित थी। ये नियम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोण, क्षेत्रफल, आयतन आदि की गणना करने में सरलता लाने के प्रयास में बने थे। तो लक्ष्य रोजमर्रा की जरूरतों तथा जमीन के सर्वे, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण तथा खगोलीय व अन्य तकनीकी उपयोग पूरा करना था। तो ज्यामिति का मुख्य लक्ष्य क्या था? रोजमर्रा की जरूरतों यथा जमीन के सर्वे, इमारतों, पुलों आदि के निर्माण तथा खगोलीय एवं तकनीकी उपयोग को पूरा करना था। परंतु जैसे अक्सर होता है कि ज्यामिति करने का दायरा उसे आगे खोजने का भी था और धीरे धीरे यह और व्यापक होती गई। ज्यामिति यानी कि भूमि मापन इसके उद्भव के कारणों को इंगित करता है। तो उस समय प्राप्त कई नियम आधुनिक गणित जैसे गहरे थे, जिन्हें प्राप्त करना आज भी आसान नहीं है। यह औपचारिक ज्यामिति की शुरुआत थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मापन के साथ साथ ज्यामितीय आकृतियों की रचना में प्रवीण थे। इसी तरह सरल सूत्रों में भी त्रिभुजों, वर्गों, आयतों तथा अन्य जटिल ज्यामितीय आकृतियों की रचना एवं इन आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों का उल्लेख है। तो इन सब सूत्रों का भी व्यापक संदर्भों में उपयोग संभव है और त्रिभुजों, चतुर्भुजों आदि से संबंधित सूत्र हर प्रकार के त्रिभुजों, चतुर्भुजों पर उपयोग होता है। तो ये था ज्यामिति का इतिहास। आगे है सरल सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण हैं। दो दिए गए वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बनाना। तो क्या बोल रहे हैं? दो दिए गए वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल का वर्ग बनाना। दूसरा, ऐसा वर्ग बनाना जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग से दोगुना हो। तो ये था। तो आगे है दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुने क्षेत्रफल वाले वर्ग की रचना करने के लिए वर्ग की भुजा ज्ञात करने हेतु आप स्तंभ तथा कात्यायन ने निम्नलिखित सरल सूत्र दिए। तो नई भुजा इज इक्वल टू पुरानी भुजा, यानी कि दो वर्ग दिए रहेगा जिससे जो है नई वर्ग बनेगा उसका भुजा ज्ञात करने के लिए नई भुजा इज इक्वल टू पुरानी भुजा ब्रैकेट में 1 + 1/3 + 1/3 × 4 - 1/3 × 4 ×
34। तो ये था इज इक्वल टू, इन सबको सरल किए तो ये आया 1.4142156 मल्टीप्लाई पुरानी भुजा। तो यह मान √2 के वर्गमूल के मान के दशमलव के बाद 5 स्थानों तक मिलता है। तो इस तरह के सूत्रों व नियमों के कई और भी उदाहरण यूनानी, भारतीय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, बेबीलोनियन, अरबी ज्यामिति से मिलते हैं। तो ये था गणित के इतिहास। तो ये और पढ़ लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो अध्याय 9 है। तो अध्याय 9 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सरल रेखा और कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल। तो सरल रेखा और कोण पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि सरल रेखा क्या होता है और कोण क्या होता है। तो सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो ऐसी रेखा जो सीधी हो यानी कि कहीं पर मुड़ी हुई ना हो, सरल रेखा कहलाता है। और कोण तो दो सरल रेखा या दो रेखाखंडों के बीच बनने वाले झुकाव या घुमाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये है सरल रेखा और कोण। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है सरल रेखा से संबंधित कथन, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। तो आगे देखते हैं रेखाखंड और अंत बिंदु। तो रेखाखंड और अंत बिंदु, तो रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। और अंत बिंदु यानी कि रेखाखंड का सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वह अंत बिंदु कहलाता है। तो जैसे ये एक रेखाखंड है, तो दो बिंदु ए और बी है, तो इनके बीच की दूरी क्या? इनके बीच की दूरी को ही रेखाखंड कहेंगे। यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक रेखाखंड बन जाएगा। तो इसमें अंत बिंदु, तो अंत बिंदु बी या ए होगा। यदि ए से स्टार्ट करेंगे तो बी अंत बिंदु होगा, अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो ए अंत बिंदु होगा। तो ये था रेखाखंड और अंत बिंदु। तो आगे देखते हैं। तो आगे है संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु, तो जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही लाइन में हो अर्थात एक ही रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हों तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी किस पर? एक ही रेखाखंड पर स्थित हैं। तो एक ही रेखाखंड पर तीन बिंदु हैं ए बी सी, तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। यानी कि एक ही रेखा पर स्थित सभी बिंदु संरेख बिंदु होते हैं। तो ये समझ गए। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है रेखा और कोण। तो रेखा तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो रेखा क्या होता है? एक सीधी लाइन इस तरीके से जिसको हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं अनंत तक। जैसे ये इस तरीके से अनंत तक बढ़ा सकते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। और कोण क्या होता है? दो रेखाखंडों के बीच घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे ये इस तरीके से ये दो रेखाखंड ए बी अभी सी, तो दो रेखाखंड ए बी और ए सी कहाँ किसी एक बिंदु पर मिलते हों तो वहाँ पर जो घुमाव या झुकाव, जब दो रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर यानी कि जिस भी बिंदु पर मिले हैं दोनों रेखाखंड तो उस बिंदु पर बनने वाले झुकाव या घुमाव को ही कोण कहते हैं। तो दो रेखाखंड ए बी और ए सी कहाँ पर मिले हैं? ए पर, तो इनके बीच में ये घुमाव या झुकाव है इतना, तो यह फैलाव है, इसी को क्या कहते हैं? कोण। तो ये है कोण। तो ये समझ गए। और रेखाखंड ऐसी सरल रेखा, ये सॉरी ऐसी रेखा जो सीधी हो यानी कि कहीं पर भी मुड़ी ना हो और जिसको हम लोग दोनों साइड में अनंत तक बढ़ा सकें, रेखा कहलाता है। तो आइए अब आगे। तो आगे है आसन कोण, पूरक कोण एवं समपूरक कोण। तो ये इम्पोर्टेंट है, आसन कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। तो रेखा, रेखाखंड और किरण पहचान लेंगे। तो रेखा जो होता है इस तरीके से सीधी लाइन जिसके दोनों तरफ एरो का निशान होता है अर्थात ये दोनों दिशा में बढ़ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? रेखा। और रेखाखंड दो
निश्चित बिंदु के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं, यानी कि दो बिंदु के बीच की निश्चित दूरी। तो ए और बी है, तो इनके बीच की दूरी तो निश्चित दूरी होगा। तो इसकी दूरी को हम लोग माप सकते हैं रेखाखंड को, लेकिन रेखा का दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट या राइट में, जितना चाहे उतना। तो ये है हम लोग का रेखाखंड। तो रेखाखंड। फिर आगे तो एक और है किरण। किरण क्या है? किसी एक बिंदु से स्टार्ट करके जिसको हम लोग एक ही दिशा में, किसी भी एक दिशा में बढ़ा सकते हैं। तो एक बिंदु ओ, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आगे किसी भी दिशा में एक ही तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसी जो सरल लाइन बनेगा जिसको हम लोग किरण कहते हैं। तो ये क्या है? किरण। तो ये समझ गए। अब आगे है आसन कोण, पूरक कोण तथा समपूरक कोण। तो पहले आसन कोण, तो आइए देखते हैं आसन कोण। तो ये है, तो एक ये रेखा है या सरल रेखा ए बी है, जिसके दोनों तरफ एरो का निशान है, यानी कि ये सरल रेखा है जिस पर कोई बिंदु ओ है। तो वहां से एक किरण गया है ओ सी। तो यहाँ पर दो कोण बने हैं, कोण 1 और कोण 2 ये है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बना है चित्र 2 में। यहाँ पर तीन रेखा, ये सॉरी तीन किरण किसी एक बिंदु पर मिले हुए हैं। यहाँ पर भी तीन किरण, तो ओ ए किरण, ओ बी किरण और ओ सी किरण किसी एक बिंदु यानी कि ओ पर मिले हैं। तो यहाँ पर दो कोण बने हैं। अगर इधर लेंगे तो ये भी तीसरा कोण हो जाएगा, यानी कि पूरा कोण। तो यहाँ पर दो कोण, उसी तरीके से यहाँ पर भी दो कोण हैं ये। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए पहले आसन कोण को समझते हैं। तो आसन कोण ये इस तरीके से है। तो एक रेखा है ए बी, तो जिस पर कोई बिंदु ओ है, तो वहाँ से एक किरण कहाँ है? सी एस ओ सी गया हुआ है। तो कोण क्या बना है? 1 2। तो यहाँ पर टोटल कितने किरण हैं? 3 किरण हैं। तो किरण क्या होता है? किसी एक बिंदु से स्टार्ट होता है और एक ही दिशा में बढ़ता है। तो एक बिंदु अगर ओ लें तो यहाँ से एक ही दिशा में, यहाँ से ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, बढ़ रहा है आगे, यानी कि ओ ए एक किरण, दूसरा किरण ओ बी, तीसरा किरण ओ सी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, एक किरण ओ ए, दूसरा किरण ओ बी और तीसरा किरण ओ सी। तो कितने कोण बने हैं? दो कोण बने हैं। तो आसन कोण क्या होता है? जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हों। तो क्या बोल रहा है? जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हों तथा उनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ हो, तब कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो तथा कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, तब ये कोण आसन कोण कहलाते हैं। तो आसन कोण क्या होता है? जब कोई दो कोण, यानी कि जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हों। तो दो कोण एक ही शीर्ष पर हों अर्थात एक ही बिंदु पर हों। तो एक ही बिंदु पर कोण 1 और कोण 2 क्या है? एक ही बिंदु ओ पर हों और तथा उनका कोई उभयनिष्ठ भुजा हो। तो इनका कोई उभयनिष्ठ भुजा हो, तो उभयनिष्ठ भुजा यहाँ कौन है? ओ सी है। तो इसी के दोनों तरफ कोण बने हैं, कोण 1 और कोण 2। तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो उभयनिष्ठ भुजा हो तथा कोई अन्य उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, यानी कि ओ के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा? ऐसा बिंदु जहाँ पर तीनों जो है ये किरण मिलते हुए हों, यानी कि दोनों कोण मिलते हों। तो और कहीं ऐसा दूसरा बिंदु ना हो कि जहाँ पर दोनों कोण मिले। तो यहाँ कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है? वो एक ही बिंदु उभयनिष्ठ है जहाँ पर दोनों कोण बने हों। तब ये कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे, यानी कि 1 और 2 एक दूसरे के आसन कोण या आसन कोण कहलाएंगे। तो आसन कोण क्या होता है? जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हों तथा उनका कोई भुजा उभयनिष्ठ हो तथा कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, तब ये आसन कोण कहलाते हैं। तो समझ गए आसन कोण क्या है? जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हों। तो दो कोण 1 और 2 ये दो कोण हैं कहाँ पर? एक ही शीर्ष पर, यानी कि ओ पर हैं तथा कोई एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो एक भुजा उभयनिष्ठ है, कौन सा? ओ सी। ओ सी भुजा उभयनिष्ठ है तथा कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो अर्थात ये उभयनिष्ठ जो भुजा है किसी अन्य बिंदु पर ना मिले, तो ये आसन कोण कहलाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो कोण बने हैं 1 और 2 किसी एक शीर्ष पर ओ पर बने हैं, और तो ओ क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। और एक भुजा उभयनिष्ठ भी होना चाहिए। तो एक भुजा कौन उभयनिष्ठ है इसमें?
ओ सी उभयनिष्ठ है, क्योंकि इसी के दोनों ओर कोण बना है। तो दोनों कोण जैसे ए ओ बी और बी और सी ओ बी, तो इन दोनों कोण में कौन सा भुजा शामिल हो रहा है? बी भुजा शामिल हो रहा है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल हो रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ है। तो कोण 1 और कोण 2 में ओ सी भुजा उभयनिष्ठ है या ओ सी किरण उभयनिष्ठ है, और कौन सा एक ही बिंदु पर मिले हैं? ओ पर, तो ये आसन कोण कहलाएंगे। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हों तथा उनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ हो तथा कोई अन्य बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, तो ये आसन कोण कहलाते हैं। तो दो कोण कहाँ होना चाहिए? एक ही बिंदु पर होना चाहिए। तो ये एक ही बिंदु ओ पर है, इसमें भी और इसमें भी, और एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो एक भुजा ये उभयनिष्ठ है, तो ये आसन कोण है। तो ये समझ गए अब आसन कोण। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग पूरक कोण। तो आगे पूरक कोण। तो आगे है पूरक कोण। तो पूरक कोण इस तरीके से रहेगा। तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो 90 डिग्री इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ये 90 डिग्री बनता है ऐसा। तो पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये कोण है ए ओ बी और बी ओ सी या सी ओ बी। तो ये दोनों एक दूसरे के यानी कि 30 और 40 बना रहे हैं। कौन कौन सा? ए ओ बी 30 डिग्री है और सी ओ बी क्या है? 60 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 30 + 60 90 होगा, यानी कि दो कोणों का योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो ये दोनों कोण यानी कि ए ओ बी और सी ओ बी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो पूरक कोण क्या होगा? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी पी ओ आर और आर ओ क्यू, तो ये दोनों कोणों का योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री। तो यानी कि पी ओ आर का मान 50 है और क्यू ओ आर का मान कितना है? 40 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री होगा। 50 + 40 90 होगा। तो ये दोनों कोण अर्थात पी ओ क्यू और क्यू ओ आर ये एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो पूरक कोण कब होंगे या पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये समझ गए पूरक कोण। पहले क्या पढ़े? आसन कोण। तो आसन कोण में क्या होता है? जब दो कोण किसी एक बिंदु पर हो और जिसमें कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वे कोण आसन कोण कहलाते हैं। और पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो और अब आगे समपूरक कोण, तीसरा समपूरक कोण। तो आगे क्या पढ़ेंगे? समपूरक कोण। तो आगे है समपूरक कोण। वो इस तरीके से अगर मैं ले लूँ ए बी और ये सी, और एक ले लेता हूँ ओ ए बी सी, ये 1 2, इसी तरीके से 1 2, तो इस तरीके से रहेगा। तो अब है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 180 डिग्री हो तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे के प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। तो समपूरक कोण कब होगा या समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं, अर्थात रेखीय युग्म भी कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर दो कोण हैं, कोण बी ओ सी यानी कि कोण 1 और सी ओ बी या ए ओ सी कोण नंबर 2। तो ये दोनों कोण
का योग यानी कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 इन दोनों का योग यदि 180 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण समपूरक कोण कहलाएंगे। तो ये समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण में इस तरीके से एक सीधी लाइन होता है, उस पर किसी भी कोई सा भी कोण ऐसा रहेगा, और कोई दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। तो उसी तरीके से ये है। तो यहाँ पर भी कोण 1 और कोण 2 का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये पूरा ऐसा लेंगे तो ये क्या होगा, एक सरल रेखा बन रहा है, तो ये कितना 180 डिग्री होगा, तो ये समपूरक कोण होगा। तो सबसे पहले क्या पढ़े, आसन कोण, फिर पूरक कोण, फिर समपूरक कोण। तो समपूरक कोण में क्या होगा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये समझ गए। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। तो पहला प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटना, या जिसे हम लोग तिर्यक रेखा भी कहते हैं। तो जब एक तिर्यक रेखा दो तिर्यक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हो, क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा जब दो रेखा एक दूसरे को काटे यानी कि प्रतिच्छेद करें तो वे रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। जैसे एक रेखा लेते हैं ये ए बी, और दूसरी रेखा लेते हैं इस तरीके से, ये सीधा रहेगा। ये रेखा क्या होता है, एक सीधी लाइन होता है, कहीं उस पर कर्व नहीं होता, यानी कि मुड़े हुए नहीं रहता है। तो ये सीधा है, तो सी डी। तो ये जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, अर्थात जब दो रेखा में कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तब वे दोनों रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे दो रेखा ए और बी था, ए बी पहली रेखा और दूसरी रेखा सी डी। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, वो ऊपर मिल रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटें, तब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, अर्थात कोई सा एक बिंदु पर मिले। तो ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आगे पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। तो आगे है समांतर रेखाएं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना मिले, अर्थात कभी ना काटे या कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उन दोनों का, तो वैसे रेखाएं को क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होता है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें तथा कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दो रेखा एल और एम है, तो इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं लेफ्ट में, यानी कि इसमें दोनों तरफ एरो है, अर्थात यह क्या है, एक सरल रेखा है। तो इसको लेफ्ट में भी बढ़ा सकते हैं, राइट में भी बढ़ा सकते हैं। तो रेखा हमेशा सीधा बढ़ता है, मुड़ता नहीं है। तो उसी तरीके से ये एम है, तो इसको भी लेफ्ट या राइट में बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से ऐसा बढ़ेगा सीधा, ये भी ऐसा बढ़ते जाएगा अनंत तक। वैसे ये भी, यानी कि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे ये, या कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। तो समझ गए समांतर रेखाएं क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें या ना काटें या कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, तो ऐसे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये समझ गए। अगर और एक लेता हूँ मैं ऐसा, जैसे ये इस तरीके से ये, और दूसरा ऐसा रहेगा ये इस तरीके से, तो क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये समांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि इसको आगे हम लोग ऐसा बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो जाएगा आगे बढ़ाने से, तो ये समांतर रेखाएं नहीं है ये दोनों। तो समांतर रेखाएं होने के लिए क्या होना चाहिए, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी तरफ बढ़ाए तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो तथा कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये समझ गए समांतर रेखाएं। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण, तो आइए देखते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें
यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं तो वहाँ 4 कोण बनते हैं। जैसे दो रेखा ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक रेखा ये और दूसरा रेखा इस तरीके से, ये L और ये M। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो पर मान लेते हैं। तो 4 कोण बने हैं, ये एक कोण और ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये हो जाएगा चौथा कोण। तो इस तरीके से 4 कोण बनते हैं। तो उसमें परस्पर विपरीत दिशा वाले कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो परस्पर विपरीत दिशा यानी कि उल्टे दिशा में हो तो वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो इसमें परस्पर विपरीत में कौन है, 1 का विपरीत 3 है और 2 का विपरीत 4 है। तो यहाँ पर 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो ये समझ गए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी बिंदु पर मिलते हो या जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हों तो उस बिंदु पर 4 कोण बनते हैं, जिसमें परस्पर विपरीत दिशा वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, और शीर्षाभिमुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 3 180, उसी तरीके से कोण 2 प्लस कोण 4 इसका मान भी 180 डिग्री होगा। तो ये याद रखेंगे। तो शीर्षाभिमुख यहाँ पर कोण कौन कौन सा होगा, 1 और 3 और 2 और 4, और वे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन सा होगा, 1 व 3, उसी तरीके से 2 व 4, और ये दोनों बराबर भी होंगे तथा कोण 1 इज इक्वल टू कोण 3, अर्थात कोण 1 और कोण 3 ये, और उसी तरीके से कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4 ये होता है, ये याद रखेंगे। और कोण 1 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसी तरीके से कोण 2 प्लस कोण 4 इज इक्वल टू भी 180 डिग्री। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये था शीर्षाभिमुख कोण, तो ये याद रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखा तो समझ चुके हैं और तिर्यक रेखा भी समझ चुके हैं। तो समांतर रेखा क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें तो वे दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं कहलाते हैं। और प्रतिच्छेद रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जब दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तब उनसे संबंधित जो कोण बनते हैं उसको यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो दो समांतर रेखा यहाँ पर L M, दो समांतर रेखा है जिसको एक प्रतिच्छेदी रेखा N प्रतिच्छेद कर रही है। तो उसी को यहाँ पर लिए हैं हम लोग। दो प्रतिच्छेदी रेखा दो समांतर रेखा L और M है जिसको कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद कर रही है N। तो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर। इसको नाम दे देते हैं P और इसको दे देते हैं Q। तो दो समांतर रेखा L M को एक तिर्यक छेदी रेखा है P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस तरीके से कुल यहाँ पर इसमें पहली रेखा में 4 कोण बनेंगे, दूसरी रेखा में 4 कोण बनेंगे, यानी कि टोटल 8 कोण बनेंगे। यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस स्थिति में दोनों रेखाओं के बने हुए कोणों का कुल योग कितना होता है, 8 होता है। तो उस स्थिति में कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। जैसे इसको मैं नाम दे दूं तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 ये हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ दूसरे रेखाखंड M पर इसको नाम दे दूं मैं 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये हो गया। तो ये समझ गए। तो इसमें दो सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद किया कोई एक अन्य रेखा तो 8 कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस समांतर रेखा के
एक ही ओर और तिर्यक छेदी रेखा के भी एक ही ओर बने हुए कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। तो इसमें रेखा एम के ऊपर यानी कि एक ही ओर लेंगे तो क्या रेखा एल के भी ऊपर और एम के भी ऊपर और लेफ्ट इसका अगर तिर्यक छेदी रेखा के भी एक ही ओर यानी कि एन के राइट ओर। तो यहाँ ऊपर की ओर कौन है 1 और 5 है और इस रेखा एन के एक तरफ यानी कि राइट साइड में कोण 1 है और कोण 5 है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे एक दूसरे के संगत कोण यानी कि ये दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर और तिर्यक छेदी रेखाओं के भी एक ही ओर बने हुए कोण को क्या कहते हैं संगत कोण। तो कोण 1 और 5 संगत कोण है। उसी तरीके से कौन होगा अगर और दूसरा लेंगे तो एक ही ओर यानी कि रेखा एल के ऊपर में 1 है और यहाँ एम के भी ऊपर में ही होना चाहिए। ऊपर है तो इसमें भी ऊपर दोनों रेखा में और ये प्रतिच्छेदी रेखा के राइट लेंगे तो दोनों कोण भी राइट में होना चाहिए। तो ऊपर है एल के ऊपर 1 है और एम के ऊपर 5 है और इस रेखा के राइट साइड में भी क्या है 1 और 5 ही है। तो ये एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे। उसी तरीके से अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 भी ऊपर है और 6 भी ऊपर है और इस तिर्यक छेदी रेखा के भी एक ही ओर है लेफ्ट साइड में 2 और 6। तो ये भी संगत कोण होगा कौन 2 और 6। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर 3 और वहाँ पर 7 नीचे में है एल के एक ही ओर है नीचे एल के इसमें तो यहाँ पर 7 नीचे है और इस रेखा के भी एक ही ओर है। तो एक ही ओर बने हुए कोण क्या कहलाएंगे संगत कोण कहलाएंगे। तो संगत कोण क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर भी होते हैं यानी कि कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है तो ये दोनों बराबर होंगे इक्वल। उसी तरीके से 2 और 7 इक्वल होंगे और आगे वैसे ही कौन कौन से इक्वल होंगे 6 और 2 और 7 और 3 ये इक्वल होंगे। यहाँ पर 2 और 6 इक्वल होंगे ये संगत कोण है क्योंकि एक ही ओर बने हैं दो समांतर रेखा के ऊपर है दोनों कोण और ये तिर्यक छेदी रेखा के भी एक ही ओर है किधर लेफ्ट साइड में। तो 2 और 6 संगत कोण है। उसी तरीके से 3 और 7 भी संगत कोण होंगे। ये दोनों कोण क्या है नीचे है एल के ये 7 और इसकी रेखा के भी एक ही ओर है लेफ्ट साइड में। तो ये है संगत कोण और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ संगत कोण कौन कौन सा होगा संगत कोण 1 और 5 संगत कोण। उसी तरीके से 4 और 8 संगत कोण और यहाँ पर 2 और 6 और 3 और 7 ये संगत कोण होंगे और वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये समझ गए। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का होमवर्क में लिखेंगे आप लोग पूरक कोण संपूरक कोण और आसन कोण को परिभाषित करेंगे क्षेत्र सहित। ये आप लोगों को होमवर्क में रहेगा बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।